हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे रागा के मॉक टेस्ट 9 के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में। इस टेस्ट को आप पहले अटेंड कर चुके होंगे और अगर आपने पहले से अटेंड नहीं किया है, पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का और आप टेस्ट अटेंड करने का भी लिंक दिया गया है। दोनों को आप पहले जाके अटेंड कर सकते हैं और पहले के वीडियोस देखने के लिए भी आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम पहले आपको एक लिंक शेयर करते हैं जो आपको टेलीग्राम में मिलता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो है टेस्ट का लिंक मिल जाता है, टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद में इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाता है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने आसानी से कर लिया होगा। सीरीज पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। सबसे पहले पोर्शन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सीरीज के वाला क्वेश्चन दिया गया है 325, 259 और 204, और उसके बाद में है 10 से 160, 127 और 105। एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप इसको राइट टू लेफ्ट भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ से भी ये सीरीज सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो आपको इस तरह से भी सोल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो आप इस तरफ से कर सकते हैं या इस तरफ से कर सकते हैं। डिफरेंस दोनों तरफ से आपको जो है एक सीरीज यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अगर डिफरेंस से ये सीरीज सोल्व होगा तो। नहीं तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप इसको स्क्वायर से चेक कर सकते हैं, या तो स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है, या स्क्वायर और क्यूब का मिक्स हो सकता है, या दो सीरीज एक साथ चल सकती हैं। इस तरह से आपको चेक करना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस देखता हूँ, तो देखिए 5 - 9 ये होगा 15 - 9, यानी कि आपके पास 6 हो जाएगा। और ये 31 - 25 यानी कि ये भी 6, यानी कि ये 66 हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस जब मैं चेक करता हूँ, तो ये 9 - 4 5 और 25 - 20 ये 5, यानी कि 65 हो गया। तो अगेन अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये 44 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये 33 है, ये 22 है। तो नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 11। सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से 11 माइनस कर देना है, किस में से, 105 में से। तो यहाँ पे आपके पास में जो आएगा वो आएगा 94। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 94। तो ये इसका आंसर था। होपफुली आपने इसको कर लिया होगा आसानी से। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, तो आपको चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में पिछले साल के पेपर्स और प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाएं। तो आप बाई कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की लेटेस्ट बुक, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, जिसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट और इसी के साथ में 8 पिछले वर्षों के सोलवर्ड पेपर्स मिल जाते हैं। ये सभी मिला करके 3200 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे इस बुक में दिए गए हैं, और सारे क्वेश्चंस जो है आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल हैं। ये इस बुक का ओवरव्यू है, जिसमें आप इसके फ्रंट पेज पे इंडेक्स में देख सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस भी मेंशन है, और सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं। क्वेश्चंस की क्वालिटी भी आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। इसके साथ में इसके नीचे आपको दोनों लैंग्वेज, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। इसको परचेज करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या दिए गए नंबर पे कॉल करके इसे मंगवा सकते हैं। सो ये है गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, आपके पास में मिसिंग नंबर का ही एक क्वेश्चन है, जो कि आपको एक अलग पैटर्न से यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जिससे आप इसे सोल्व कर पाएँ। ये सिंपली मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए, दो संख्याएं एक साथ लिखी गई हैं, जो कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक से यहाँ पे +1 हुआ है, एक से 2, फिर यहाँ पे ये दो संख्या देखिए 17 से 16, यानी कि यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। अगर ये 1 से 2 हो रहा है, तो नीचे वाला देखिए 19 से 18, अंदर की तरफ ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट। दोनों संख्याएं एक साथ लिखी गई है। 3 से 4 ये देख सकते हैं, नीचे जो है 3 से 4 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ऊपर जो होगा ये 15 से 14 होगा, तो इसकी जगह आंसर हो जाएगा 14। इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, नीचे से ये 5 to 6 हो रहा है, तो ये 17 to 16 हो रहा है,
इनकी यहाँ पे नीचे +1 हो रहा है तो ऊपर -1 हो रहा है, और ये दो संख्या एक साथ लिखी गई हैं, तो इस तरह से ये इनका पेयर है। ये 15 के साथ में जो पेयर बनेगा वो 14 का बनेगा, न कि 16 का। वैसे 16 ऑप्शन में यहाँ पे है भी नहीं तो इसका आंसर आपको वो भी टिक करने को मिल सकता था, लेकिन पैटर्न इसी तरीके का है, तो इसका जो सही आंसर होता अगर वो भी होता तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपने पता कर लिया होगा और ये इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है। जब भी डायरेक्शन आप सोल्व करें तो डायरेक्शन आप बना लें। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है और ये वेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बीच से स्टार्ट करना होता है। और इसमें देखिए कि जैसा मैं साउथ फेसिंग हूँ, दक्षिण दिशा में है, ठीक है, माई फेस इज इन साउथ डायरेक्शन। सबसे पहले आप सोचिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, साउथ डायरेक्शन में मेरा फेस है। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इस तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ राइट, यानी कि अगर आप अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट जो है वो राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि 20 मीटर चलता है और राइट दिशा में मुड़ता है। पहले ये साउथ डायरेक्शन में सिर्फ इसका फेस था, तो ये पहले इस तरफ मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, ठीक है। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। तो फिर अगेन ये 10 मीटर चलता है, और किस दिशा में चलता है, यहाँ पे 20 मीटर चला था, यहाँ पे 10 मीटर। वैसे इसमें सिर्फ देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे कि इसमें आपको जो है डिस्टेंस नहीं पूछा, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, तो डिस्टेंस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये राइट हो गया। उसके बाद में देखिए देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो ये फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब उसके बाद में ये फिर से जो है राइट टर्न लेता है और उसके बाद में ये 20 मीटर चलता है। एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर। अब ये राइट चलता है और 60 मीटर चलता है, तो देखिए 20 और 20 40 और ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया 60 मीटर और ये राइट में चल रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग की पोजीशन से वह किस दिशा में ये आपसे पूछा है, तो डेफिनेटली आप इस दिशा को इससे कंपेयर करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा है, जैसे नहीं तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगा आपके पास में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सोच रहे कि ये इस तरह से नहीं एग्जैक्टली हो रहा है, लेकिन इसको जब आप कंप्लीटली जैसे मेजरमेंट के साथ में करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और ये जो है आपके पास में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आप कुछ और तरीके से करते तो इसमें लेफ्ट राइट के चक्कर में करते, लेकिन यहाँ पे सिंपली आंसर आपको फाइनली दिख जाता है। नहीं तो आपको काफ़ी सारी जगह पे ऐसे भी बताया जाता होगा कि जैसे कितने लेफ्ट टर्न ले रहा है, कितने राइट टर्न ले रहा है, फिर लेफ्ट को राइट से काट दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में देखिए ना कि इसमें जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि इसमें लेफ्ट राइट से ये होगा ही नहीं। लेफ्ट राइट से आप सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कैसे निकालोगे। तो इसको आपको अच्छा होगा कि आप इस तरह से ना करके इसको डायरेक्शन बना के करें। बाकी आप अपनी मर्जी है, जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ये ही वो घड़ी का क्वेश्चन है। इसमें टाइम दिया गया है 3:13, यहाँ पे आपके पास टाइम हो रहा है। देखिए इस बार याद रखिएगा वाटर इमेज पूछा है, ठीक है। अब तक आपने मिरर इमेज का क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन अब जो है आपके पास में, तो ये आपके पास में वाटर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाटर इमेज को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मिरर इमेज निकालना होता है तो जो गिवन टाइम होता है आपको उसको सब्सट्रैक्ट करना होता है। या तो आप 11:60 से माइनस करते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट होने वाला समय जो है 11:60 में से सब्सट्रैक्ट हो जाता है तो, नहीं तो मैंने आपको बताया कि आप जो है उसको 23:60 से माइनस कीजिए। बाकी फिर आपको जो टाइम फॉर्मेट है 24 में से अगर आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपको 12 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो था वो मिरर इमेज के लिए था। अब वोटर इमेज के लिए जो होता है वो आपको ध्यान रखना है 1830 या 630 यहाँ पे से बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये 12 की फॉर्मेट में है और ये आपके पास में 24 आवर की फॉर्मेट में है। बेस्ट रहेगा कि आप 24 आवर फॉर्मेट को फॉलो करें, ताकि आपको कोई भी टाइम जैसे अभी यहाँ पे आपके पास में 11:60 दे दे, तो फिर आपको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर यहाँ पे आप 6:30 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको जो है उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो बेस्ट वही रहेगा। लेकिन आप जैसे इसको 3:30 है ये, तो इसको जो है आपको 6:30 में से भी सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे छोटा है। तो अभी आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और 6 - 3 यानी कि 317 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे 1830 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 313, जो कि यहाँ पे तो 17 ही आएगा, लेकिन 18 - 3 जो कि आपके पास में हो जाएगा 15। और अगर आप 24 की फॉर्मेट में 15 को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो होता है ये 3 PM के बराबर ही होता है। तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो होपफुली ये आपको समझ आया होगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन इस तरह के हों आप उनको वाटर इमेज और मिरर इमेज से कर पाएंगे। अगला सवाल आपके पास में है कि सर्टेन कोड, आपके पास एक कोड दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं ट्विंकल है इस रिटन एज SVHMJKD इस तरह से। तो आपको बोला गया है कि फिल्टर्स को जो है किस तरह से लिखेंगे इसी कोड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि टी जो है आपके पास में TWINKLE इसको लिखा गया है SVHMJKD, जो कि मैं ओबियसली देख पा रहा हूँ कि टी जो है यहाँ पे 20 पे आता है, S90 भी इनकी -1, फिर W23 V22 इनकी -1 और I जो है 9 पे, H जो है 8 पे आता है इनकी यहाँ पे भी -1, N से भी -1 हो रहा है, K से भी -1 हो रहा है, L से भी -1, E से भी -1, मतलब सभी में -1 हो रहा है। तो F 6 पे आता है तो -1 करेंगे, 5 पे आपका E आ जाता है तो ई से स्टार्ट होगा तो मतलब ये नहीं होगा, तो ई से 3 स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद में एक बार लास्ट वाले को देखें तो लास्ट वाला भी सभी में सेम है। सेकंड लास्ट देखें तो सेकंड लास्ट भी देखिए सभी में सेम है, तो इनको करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। फिर मैं अगर बीच वाला देखता हूँ तो टी यानी कि 20 -1 करेंगे तो यहाँ पे एस आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ जो है एस आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एस आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे यू आ रहा है, ये गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी यू आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब आपको जो है इनको एलिमिनेट करना है, बेसिक बात यही है। सो होपफुली इसका आंसर आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में रैंकिंग से है कि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है, यानी कि आप जैसे ऊपर से गिन रहे हैं तो आपका जो प्लेस है वो 9th है और दूसरे सिरे से गिनने पर 11वें स्थान पर आते हैं, यानी कि ये आप इस तरफ से गिनते हैं तो 11th प्लेस है। ये सेम एक ही बंदे की पोजीशन यहाँ पे है। तो टोटल आपको पूछा है कि उसमें कितने पर्सन्स हैं, तो मैं आपको कई बार ऐसा बता चुका हूँ कि आप इसको दोनों को टोटल कर लीजिए 9 + 11 और फिर इनमें से -1 कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, यहाँ पे 9th पे भी है 11th पे भी है। जैसे आपने अपने हाथ की अंगुली काउंट की होंगी, अगर आप उसको उल्टे से काउंट करते हैं तो वो 6th प्लेस पे एंड होता है, और अगर स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो वो 5th प्लेस पे एक हाथ की अंगुली एंड होती है, तो वो 6 + 5 11 हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ट्रिक्स भी दिखाते हैं आपको कि ये 6 है, ये 5 है, 11 हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये एक ही पोजीशन जो है 2 बार काउंट हो जाती है। तो 9 + 11 आपको पता है 20 हो जाएगा, 20 - 1 यानी कि 19, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि एक वेन डायग्राम है, इसमें आपको बताना है, जैसे देखिए आपके पास में बिगिंस है, टीचर्स है और ग्रेजुएट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्य, मानववध और आपके पास में अध्यापक, ये तीन जो हैं, सॉरी एक मिनट, मानववध अध्यापक तथा स्नातक, ग्रेजुएट स्नातक हो जाएगा। और उसके बाद में बीइंग्स है, यानी कि ये आपके पास में ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिखा गया है, देखिए यहाँ से ह्यूमन बीइंग्स है ये, ठीक है। और उसके बाद में टीचर्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग तो यानी कि मानव इंसान सभी हैं, तो ये एक बड़ा जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर ही आपको पता है कि टीचर्स भी आएंगे और ग्रेजुएट्स भी आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको टीचर्स मानता हूँ तो देखिए ऑब्वियसली बात है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएट होंगे। अब आप ये मत कहना कि सर ग्रेजुएशन के बिना टीचर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे आप जो है इस तरह का कोई क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं है जिसमें ये एक तीनों जो है इस तरह से हों, कम्प्लीटली सारे ग्रेजुएट टीचर नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस वजह से ये इस तरह नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन इन लोगों ने कर रखा और ये टीचर बन गए, ये जो मैंने मार्क किया है, लेकिन इन लोगों ने ग्रेजुएशन किया लेकिन ये टीचर्स थोड़ी ना बनेंगे। हर जरूरी थोड़ी है कि हर ग्रेजुएट टीचर ही बनेगा। इस तरह का ये वेन डायग्राम इसका बनेगा, तो इसका आंसर यही होगा। ओके, सब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि एक सिंबल्स होते हैं, इनकी जगह पे आपको जो है ये चेंज करना होता है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा फटाफट, मैं आपको ये सोल्व करा देता हूँ। देखिए 16 स्टार आपके पास में दिया गया है, 4 स्टार आपके पास में दिया गया है। इस स्टार की जगह पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको रिप्लेस करना होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैंने देखा 16 डिवाइड है, डिवाइड बाई 4 है, फिर उसके बाद में देखिए डिवाइड बाई 4 होने के बाद में इक्वल है, फिर उसके बाद में देखिए 5 है, और फिर आपके पास में है, सॉरी एक बार फिर से देखिए इसको, ये यहाँ पे पहले प्लस से हो रहा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। सो सबसे पहले देखिए 16, फिर उसके बाद में प्लस है, फिर 4 है, फिर डिवाइड बाई 5 है, फिर इक्वल है, और फिर 9
इंटू 1 है। देखिए ये जो है ऑब्वियसली पता है कि अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मतलब 1 से भी कम वैल्यू आएगी, तो 16 प्लस कुछ होगा, ये 9 के बराबर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड लेते हैं, जैसे 16 डिवाइड बाई 4 है, फिर उसके बाद में देखिए प्लस दे रखा है, तो प्लस 5 फिर इक्वल टू 9 इंटू 1। तो ये मैं डिवाइड करता हूँ, 4 चौक 16, 4 प्लस 5 और ये 9 इंटू 1 यानी कि 9, ये इक्वल हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि ये ओड एंड आउट आप यहाँ पे बताना है, इसी का जैसा कोई ऑप्शन होगा ये आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए जैसे आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास कारपेंटर है, ये 100 से रिलेटेड है, उसी प्रकार टेलर किससे होगा, यानी कि बढ़ाई जो है आपके पास में आरा चलाना, यानी कि ये उसका काम है करना। ठीक है, ये आपके पास में दर्जी का क्या काम है, यानी कि देखिए आरा चलाना आप ये कह सकते हैं, जो 100 होता है ये उसका इक्विपमेंट है, उसका औजार कह सकते हैं। ठीक है, और आरी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी लैंग्वेज में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन 100 से यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो टेलर यहाँ पे आप देख सकते हो, टेलर का क्या होता है, यहाँ पे नाप मेजरमेंट नहीं, अगर यहाँ पे इंची टेप होता तो हम इसको कंसिडर कर सकते थे। ये सिलाई उसका काम है, लेकिन काम यहाँ पे नहीं बताया गया है। क्लोथ, क्लोथ यानी कि कपड़े, कपड़े हैं, लेकिन ये कपड़ा इसको इक्विपमेंट नहीं कह सकते। तो इसका जो है नीडल, कि वो किससे जो है कपड़े बुनता है या बनाता है, सिलता है, तो सुई से। और दर्जी वो कारपेंटर जो है किससे लकड़ी काटता है, ये आपका सोड यानी कि आरा से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीडल। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए फाइंड ओड एंड आउट। तो यहाँ पे इनमें से एक डिफरेंट होगा, 3 सेम होंगे। देखिए माउथ ऑर्गन है आपके पास में, माउथ ऑर्गन आप कह सकते हैं, जैसे आप पियानो नहीं सॉरी, जैसे माउथ से बजाने वाला वॉयलिन होता है। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं आप विद्युत गिटार, क्योंकि गिटार भी आपको पता है कि म्यूजिशियन रखते हैं उनके पास। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी जैसे आप उंगलियों से इसे चला सकते हैं। सोनाटा, अब सोनाटा जैसे आपने, ये क्या है कि वॉच का कंपनी है, तो ये सबसे डिफरेंट है। ये सभी जो हम अंगुलियों से चलाते हैं या बजाते हैं, जो भी करते हैं, कीबोर्ड को भी हम दबाते हैं, लेकिन सोनाटा जो है एक क्या है, ये एक ब्रांड का नेम है, तो ये इसका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अगला सवाल आपके पास में है, ये है ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फैमिली चार्ट बनाना सीख लो। फिर से हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे, कोई दूसरा तरीका इसका होता ही नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता। देखिए एक औरत है ये, जो अननोन है हमारे लिए, अभी हम उसको इस तरह से किसी भी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या कह रही है कि वह आदमी मेरे पति, यानी कि ये जो औरत है इसका जो पति होगा, यानी कि हस्बैंड, यहाँ पे मैं बना देता हूँ पति के पिता, यहाँ पे इनके फादर होंगे, पति के भी पिता यानी कि इसके ग्रैंड फादर, यानी कि इसको मैं फादर लिख देता हूँ, हस्बैंड का फादर है ये। ठीक है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र। अब इसकी पत्नी, पिता की पत्नी यानी कि इसकी जो दादी होगी, ये जो पर्सन है इसकी, तो ये इसकी जो है, ये इसका फादर मदर कर देता हूँ, ये एच यानी कि इसके हस्बैंड के फादर और मदर है। अब इसका इकलौता पुत्र, यानी कि इकलौता पुत्र यानी कि इसका जो ये हस्बैंड है ये खुद ही हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे गड़बड़ की है वो ये है कि जनरेशन को जो है ऊपर नीचे नहीं दिखाना। अगर सेम जनरेशन है, जैसे हस्बैंड है इसका, तो ये जो अननोन पर्सन हमने बनाया था ये आपके पास में इसका हस्बैंड है ये, तो ये इसके सेम जनरेशन का रहेगा। तो इसको लेफ्ट राइट बनाना सेम जनरेशन को। अगर जैसे पिताजी अपने से ऊपर वाली जनरेशन के हैं तो उनको ऊपर, और इनका जो अगर बेटा होता तो वो नीचे की जनरेशन में होता तो उसको नीचे बनाते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपको बोल रहा है कि जैसे ये जो उनकी पत्नी है, यानी कि इसकी ऑब्वियसली ही इसके हस्बैंड की मदर है और इसका इकलौता ही पुत्र है, तो ये खुद ही हो गया, तो इसका और इसका संबंध पूछ रहा है। तो आपको बताइए हस्बैंड वाइफ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अगला सवाल, आगे के जो 4 सवाल होंगे वो सेम आपके इसी पैटर्न पे होंगे, और ये चारों सवाल एक ही पैटर्न यानी कि फिगर बेस्ड सीरीज, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। कोई दूसरा पैटर्न है यानी कि पेपर कटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, उनसे हेल्प जरूर मिल जाती है इन चीज़ों को सोल्व करने की, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। फिगर बेस्ड नॉन वर्बल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, सिर्फ एक पैटर्न के। ये अब तक का एयरफोर्स का पैटर्न है जो हमेशा यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन फिगर देखेंगे, फिर उसके बाद में इसका जो है आंसर फिगर देखेंगे, और इस आंसर फिगर में, हाँ बस आपके यहाँ पे 4 ही ऑप्शन वाला फिगर होगा यहाँ तक, कई 5 ऑप्शन के बैंकिंग में आते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स तो अवेलेबल कराता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व करवाने के लिए आपके लिए ले लिए हैं, ताकि आप इनको सोल्व करके उनको आसानी से सोल्व कर पाएँ। ठीक है,
तो अब इसको जूम कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो मैक्सिमम जूम मैंने अभी इसको कर दिया है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको पैटर्न को समझिए। यहाँ पे कुछ शेडो दिख रहा होगा आपको, जो कि मैंने इसको कलर किया है। लेट मी कलर दिस डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ये कलर मैंने किया, बाकी ये दिखेगा नहीं आपको, मैं रेड ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो कलर मैंने यहाँ पे किए, ये जो गोले यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगले जो है यहाँ पे ये इस तरह से चेंज हो गए। अब इसको आप कैसे देखेंगे कि ये चेंज हुए हैं यहाँ से। अगर मैं इसको राइट में मूव कराऊँ, यानी कि पहले ये यहाँ था तो एक छोड़ करके ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। ऑब्वियसली उसके बाद में अगर ये यहाँ पे था तो ये जस्ट इस तरफ मूव हुआ है, या हम इसको इस तरफ रोटेट करा सकते हैं, या इसको हम इसको एक छोड़ करके इस तरफ रोटेट करा सकते हैं। कोई सा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आगे हम और सोल्व करेंगे तो पैटर्न समझ में आएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये जो है यहाँ पे है, फिर उसके बाद में हो सकता है ये आगे अगला यहाँ पे चला गया हो, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको एक छोड़ करके ये यहाँ पे आ गया हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये यहाँ पे था, एक छोड़ करके अगर ये यहाँ पे आई, यानी कि एक दो छोड़ करके यहाँ पे आया होगा, ये इसमें यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में अगर ये इस तरफ चल रहा है तो ये कितना छोड़ करके आगे आया होगा। ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है ये वाला, और ये वाला इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये आपके लिए। अब इसको देखिए दोबारा से करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, ये वाला जो है ये सबसे पहले इस एक को छोड़ करके ये यहाँ पे पहुँचा, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर अगले वाले में ये इसको छोड़ करके ये यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर इसको छोड़ करके अगले वाले में यहाँ पहुँच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया। फिर इससे अगले में ये इसको छोड़ करके ये यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि इनमें से एक ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट आपके पास में जो है ये वाला जो है ये सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है। जैसे ये अगले में तो यहाँ पे पहुँच गया, फिर उससे अगले में ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर उससे अगले में ये इसमें पहुँच गया, फिर उससे अगले में ये यहाँ पे पहुँच गया। अब नेक्स्ट में जो है ये तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो है एक छोड़ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे आएंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये किसके लिए है, फर्स्ट, और फर्स्ट ए में दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये इनका मूव आपको देखना है कि ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, इनका पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आराम से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फिगर, प्रॉब्लम फिगर, ये सब आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। अब इसको कैसे करना है, देखिए सभी के सभी में आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन्स है 3 लाइन ऐसे हैं और 3 लाइन ऐसे हैं। अब अगले में मैंने देखा कि ये जो 2 लाइन है ये इस तरह से हो गई हैं, बाकी सभी लाइन सेम है। अगले में फिर मैंने देखा कि ये जो 2 लाइन्स हैं ये वापस से इस तरह से हो गई हैं। ये जो पहली वाली लाइन थी ये जो रोटेट हुई थी, अब ये 2 लाइन रोटेट हो चुकी हैं आपके पास में अगली। ठीक है, तो अब अगली अगर मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइन थी, और इसमें से ये जो 2 लाइन है ये चेंज हो गई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। सबसे पहले केस में क्या हुआ कि ये एक लाइन जो है इस तरह से चेंज हुई, फिर अगले केस में क्या हुआ, ये 2 लाइन इस तरफ हो गई, ये 2 लाइन इस तरफ हो गई। फिर अगले वाले में देखिए ये जो तीनों लाइन है ये इस तरफ है, और ये तीनों लाइन इस तरफ है। फिर अगले वाले में क्या होगा कि ये जो आकृतियाँ हैं वापस से ये जो 2 लाइन है ये बाहर वाली ये इस तरफ है, ये चेंज होंगी, और फिर ये दोनों चेंज होंगे, ये दोनों, और ये फिर वापस ये दोनों इस तरह से चेंज होंगे। फिर जो अगली वाली आकृति होगी उसमें ये किस तरह से चेंज होंगी। तो देखिए आगे की आकृति में क्या होगा कि यहाँ तक ये जो 3 आकृतियाँ हैं ये आपकी सेम रहेंगी। फिर उसके बाद में ये जो सिंगल यहाँ पे बन रहा है ये जो है इस तरफ मूव होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें देखूँ तो ये जो आकृतियाँ हैं तीनों इसमें सेम है, लेकिन ये जो तीनों हैं एकदम ये रोटेट हो गए हैं, लेकिन 3 यहाँ पे रोटेट नहीं होंगे इसमें, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में देखिए ये 3 सेम नहीं है, इसमें है ये 3 सेम। फिर उसके बाद देखिए ये जो आकृति है ये 2 ये आपके पास में रोटेट होकर के ये वाला ये रोटेट होकर के उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद में ये सेम रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और ये तो देखिए डिफरेंट बिल्कुल इस तरह का तो आकृति बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद में इनमें देखेंगे तो ये दोनों जो है राइट में है, जो कि इसके तीनों या तो ये होगा और या ये होगा, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता था, जो कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास में ये आसानी से हो जाना चाहिए आपके लिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो देखिए ये बीच वाली आकृति है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये यहाँ से यहाँ रोटेट हुआ, मतलब ठीक है 45 डिग्री। फिर अगेन ये 45 डिग्री से देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री रोटेट हुआ। फिर 90 डिग्री से आप यहाँ पे देखेंगे ये 45 डिग्री रोटेट हुआ। फिर 45 से ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। फिर 90 डिग्री से 45 डिग्री रोटेट होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे होना चाहिए।
एक इसमें दिया गया है, एक इसमें, एक इसमें, इन तीन में से ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं पहली चीज़ से। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आया, यानी कि पहले 90 डिग्री हुआ, फिर ये 45 डिग्री यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आया, फिर ये 90 होगा यानी कि यहाँ पे आएगा, फिर ये आपके पास में 45 होगा मतलब ये यहाँ पे आएगा, अब फिर से ये 90 होगा तो ये आपके पास में कहाँ पे आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए, जो कि देखिए इसमें आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, ये जो है इसमें नीचे आ रहा है, और इसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये एंगल पे आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट आप आसानी से कर लेंगे इसको भी। तो इसमें देखिए किस तरह से ये एंगल बन रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि ये एरो है यहाँ पे और यहाँ पे एक डॉट है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एरो चेंज हो गया है यहाँ पे और डॉट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगली बार क्या हुआ कि ये आकृति जस्ट उल्टा हो गया है इस तरह से, और यहाँ पे देखिए एरो है और यहाँ पे डॉट है आपके पास में। नेक्स्ट में क्या हुआ कि आकृति सेम है, बस ये आपके पास चेंज हुआ है। फिर अगली बार क्या हुआ कि ये फिर से वापस यहीं पे आ गया, अब यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे एरो है, तो ये इस बार क्या होगा, अगली में सिर्फ ये एरो और डॉट चेंज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट है तो मतलब यहाँ पे एरो आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें एरो दिया गया है, बाकी इसमें भी नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये आपके पास में यहाँ पे डॉट है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर। देखिए इसमें दोनों डॉट हैं इसलिए ये नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, रीजनिंग की क्वेश्चन खत्म हुई, अब हम मैथ सोल्व करते हैं। ओके सो मैथ्स के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में क्या बोल रहा है कि 24 छात्रों की एक कक्षा है, इसमें से एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है, इनके टोटल स्टूडेंट 24 हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है जिसकी एज है जो आपके पास में 10 ईयर है, ठीक है, 10 ईयर उसकी एज है, कक्षा में से चला जाता है, ठीक है। तो एक चला गया, उसके बाद में क्या होता है कि एक नया छात्र उसमें आता है जिसके कारण कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, नए छात्र की आयु ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 24 छात्र थे, इनका कुछ एवरेज एज रहा होगा, ये हमें दिया नहीं गया है यहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें से एक छात्र चला गया यहाँ पे, जो कि आपके पास में कितने 10 ईयर का था, जिससे औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे एक नया स्टूडेंट भी आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट तो अभी भी ये 24 के 24 ही रहेंगे, और इसका एवरेज जो है 2 माह से बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे x मानूँ तो यहाँ पे x ईयर प्लस 2 मंथ ये हो जाएगा। ओके सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि उसकी एज जो नया लड़का आया उसकी पूछी है, तो 10 साल तो उसकी रहेगी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये 10 साल तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, ये जो पुराना लड़का था। लेकिन अब सभी पे 2 माह का फर्क पड़ रहा है, यानी कि 24 स्टूडेंट पे 2 माह का फर्क पड़ रहा है, तो 24 इंटू 2 यानी कि कितना 48 मंथ, यानी कि जो 10 साल का लड़का है इससे यह है 48 मंथ ज़्यादा बड़ा है, तो 48 मंथ का मतलब कितना होगा, एक साल में 12 महीने होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 साल, ठीक है। तो 10 + 4 यानी कि 14 ईयर उसकी जो है एज हो जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल एलसीएम एचसीएफ से है, आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का मैसअप है, यानी कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम कितना है। तो एचसीएफ आपके पास में 18 है, एलसीएम आपके पास 378 है, ठीक है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 54, तो सेकंड क्या होगा, तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 ये होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर 1 आपको पास 54 दिया गया है, नंबर 2 आपको निकालना है, तो 18 × 54 ये कट जाएगा आपके पास में, ठीक है, 3 से आप इसे काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 126 इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, यानी कि 1000 आपके पास संख्या है, इसका 1% निकालोगे तो 1/100 सीधा लिख लीजिए, ठीक है, इंटू ऑफ का मतलब इंटू हो गया, फिर इसका भी 1% मतलब 1/100, फिर इसका 25%, इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/4, नहीं तो 25/100 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये कि इतना होगा ये आपसे पूछा है, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो तो काट दीजिए, अब आपके पास में 1/40 बचा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 होगा, फिर आपको एक 0 लगाना तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.02 आपके पास में आएगा, तो पॉइंट ये नहीं हो सकता, ये देखिए 2.0 नहीं आएगा, ये भी इतने 0 नहीं आएंगे, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में 25 तो आप निकाल लेंगे, लेकिन इसका जो है ये पॉइंट देखने वाला सिस्टम आपको करना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास में कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 80% है, एसपी का 80% का फ्रैक्शन 4/5 होता है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 CP = 4 SP, ठीक है,
ये एसपी या सीपी का रेशियो अगर आप निकालना पाएंगे तो सीपी तो आपके पास में कितना है, आपके पास में ये हो जाएगा 4 और एसपी कितना है 5। तो सीपी एसपी इस तरह से लिख लीजिए, सीपी 4 है एसपी 5 है। प्रॉफिट क्या होता है आपके पास में, 4 से 5 हो रहा है, इनके पास 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 सीपी, इनकी डिफरेंस जो एसपी और सीपी का अपॉन क्या होगा, सीपी इंटू 100। इनकी 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, 25% का, और ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल रेशियो से है, आपके पास में दिया गया है कि मिश्र धातु में जिंक और कॉपर, इनकी दो धातु हैं जिंक और कॉपर, ठीक है, इनका रेशियो आपके पास में 5:3 दिया गया है। तो मिश्र धातु का वजन जो है 200 ग्राम है, अभी जो है करंटली ये 200 ग्राम का है, ठीक है। और तो कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए, तो 3:5 हमें करना है इसका। अब आपको बोला है कॉपर मिलाना है, अगर कॉपर मिला रहे हो तो जिंक तो सेम ही रहेगा, तो इसको सेम कर लीजिए। सेम करने का तरीका आपको पता है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए या तो फिर इसका, या फिर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से होगा। देखिए ये तो 15 हो गया दोनों, तो ये तो देखिए ये चेंज नहीं हुआ, ये तो हमेशा 15 ही रहेगा। लेकिन अब देखिए ये तो पहले 9 था, अब ये देखिए 25 हो गया, ठीक है, 9 से 25 हो गया। तो आपको ये पूछा गया है कि कितना ग्राम कॉपर मिलाया गया है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये आपके पास में 15 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 24 ग्राम आपके पास में हो गया टोटल मिक्सर कॉपर प्लस जिंक जो फर्स्ट हमने देखा है। तो ये आप चाहें तो 5 + 3 8 से भी निकाल सकते हैं या फिर 24 से भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास में कितना हो जाएगा 200/24, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमने जो है ऐड कितना किया है, 9 यूनिट से 24 यूनिट हुआ है, यानी कि 16 यूनिट हमने ऐड किया है, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 6 24, फिर उसके बाद में देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि आपके पास में कितना हो गया 400/3, ठीक है। तो ये 133 1/3 ये इस तरह से दिया गया है। तो आप इसको आगे और सोल्व कर लीजिए, देखते हैं कि कौन सा आता है, बाकी यही आएगा आपके पास में। देखिए ये कितना हो जाएगा, 400 में भाग देंगे तो 133 × 3 + 1 कर लीजिए, तो यही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 133 1/3 भी लिख सकते हैं, ये ग्राम में हो जाएगा या 400/3, अगर जैसा भी ऑप्शन में दे तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ट्रेन से रिलेटेड है। ए ट्रेन पास टू ब्रिज लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 10 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ट्रिकी बेस्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, और स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको जो है टाइम भी दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, एक पुल को पार करती है, तब तो लेंथ होती है उसकी, और उसके साथ में ब्रिज की लेंथ भी जुड़ जाती है। तो अगर वो व्यक्ति को पार करी, एक पोल को पार करी, तब उसकी लेंथ जो उसके द्वारा ट्रैवल की गई है वो उतनी ही होती है जो उसकी खुद की होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ब्रिज को पार कर रही है तो पहले वाले ब्रिज की भी कुछ लेंथ होगी और दूसरे की भी कुछ लेंथ होगी, जो यहाँ पे दी गई है 800 मीटर और 400 मीटर। अब इसमें जो है ट्रेन की लेंथ भी जुड़ जाएगी। तो पहले केस में क्या होगा कि 800 मीटर तो जो है डिस्टेंस हो जाएगी उसकी ब्रिज की, प्लस में उसकी जो लेंथ है मैं उसको एल मान लेता हूँ, जो टोटल डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी। वो टोटल टाइम कितना लिया गया है उसके द्वारा, वो है 100 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास में कट जाएगा तो इसमें जो है आपका जो किलोमीटर मीटर का कोई चक्कर नहीं रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें ये सिंपल हो जाती हैं, कट जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये मैंने 100 लिख दिया। फिर सेम जो है आपको पता है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो ये दूसरी स्पीड के भी बराबर होगा जो कि ट्रेन की उसी की है। तो उसकी जो है लेंथ आपके पास में 400 मीटर, तो ब्रिज की प्लस में एल ही लेंथ उसकी रहेगी, और इसको टाइम लगा है 60 सेकेंड, ठीक है। देखिए देखिए ऐसे ऐसे मीटर पर सेकंड इसको मैं लिखता या कुछ भी, जैसे ये तो टाइम है तो इसको सेकंड में लिखता, ये भी सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगा। तो ये मैं बोल रहा था कि इसमें कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये आपने काट दिया इसको। अब उसके बाद में देखिए इसको आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, या आप इसको एक बार और काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2400 + 3L इक्वल हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 2000 + 5L। देखिए इधर तो हो जाएगा 5L - 3L 2L, और इधर हो जाएगा 2400 - 2000 यानी कि 400। तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो 200 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 200 मीटर जो है लेंथ है वो किसकी है, ट्रेन की। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा,
स्पीड का फॉर्मूला लगाइए और दोनों जो है दोनों जगह पे ही आप स्पीड लगा दीजिए, क्योंकि स्पीड जो है कांस्टेंट है, यानी कि तो एक ही ट्रेन की स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टी वन लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा डी2 अपॉन टी2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि किसी बहुभुज यानी कि कोई पॉलीगन है आपके पास में, उसका आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल आपको जो है दिया गया है। तो इंटीरियर एंगल आपके पास में जो है वो कितना दे रखा है, उनका टोटल योग दे रखा है 1080। तो आपको पूछा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, आपको पूछा गया है। ओके, सो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए थे वो भी इस तरह से बेस्ड थे। उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इनका योग होता है किसी भी पॉलीगन में, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे दिया गया है कि इंटीरियर एंगल का जो है टोटल है वो 1080 है। तो मैं अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है n मान लेता हूँ, तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो हो जाएगी 1080 बटा n हो जाएगी। और आपको बताया कि कोई भी पॉलीगन होता है उसमें जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा, चाहे वो कितने भी साइड्स हो, टोटल एक्सटीरियर एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल से निकालना चाहें तब तो 360 अपॉन एन हो जाएगा, और इंटीरियर एंगल से निकालना चाहें तो 180 अपॉन एन हो जाएगा। तो ये दोनों जो है आपका पास में, इन दोनों का पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा, ये आपको पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 1080 बटा एन प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 360 बटा एन इक्वल ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 180। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास में देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 18 से कट जाएगा पूरा, 18 के 18 18 59, 18 6 के 108। ठीक है, ये n से काटेंगे तो ये n इधर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 + 2 = n, n इंटू 1 करेंगे तो n ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 + 2 यानी कि 8, यानी कि n की वैल्यू 8 आ गई, इनकी नंबर ऑफ साइड्स हमने n को माना तो ये आपके पास 8 हो गया, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है इंटरेस्ट से। देखिए 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर जो है 13.5 रुपये, ब्याज दरों का अंतर कितना होगा आपको बताना है। देखिए प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना, 1500 रुपये, टाइम जो आपके पास में 3 ईयर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज का अंतर सीधा पूछा गया है, तो यहाँ पे आपके पास में जो रेट है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट से लगानी है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्योंकि अगर ब्याज का कोई भी जिक्र ना किया गया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट या ऐसा कुछ ना लिखा गया हो, तो आपको हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। टाइम आपको 3 साल दे रखा है, और आपको जो डिफरेंस दे रखा है वो आपके पास में देखिए डिफरेंस कितना है, 13.50। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे या एक्स मान के करोगे, क्योंकि आपको कोई और तरीका मिलेगा नहीं। इसको आपको ऐसे करना होगा कि पहले आप 1500 रुपये माइनस एक्स लगाएंगे पहले स्रोत पे, और दूसरे पे आप एक्स लगाएंगे। इस राशि को 2 भागों में बांटेंगे, फिर उसके बाद में इसमें R1 मारेंगे, रेट R2 मानेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको एक इक्वेशन बनेगी, और वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। आप ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे आपको रहना है। कैसे, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो डिफरेंस दिया गया है ये 1 साल का दे रखा है, और जो आपके पास में धनराशि आपका अंतर पूछ रहा है वो 3 साल का है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, 0.1% का डिफरेंस है, तो 3 साल में 0.3% का डिफरेंस होगा, और ये 3.3% जो आपके पास में इक्वल होना चाहिए इसके, ये आपके पास 13.50 के। तो अगर 0.3% की वैल्यू 13.50 है, तो 100% की जो वैल्यू है, 100% का मतलब क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस होता है, या आप उसे, सॉरी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल जो है आपके पास में वो 100% होता है, और इसकी वैल्यू 1500 आ जानी चाहिए। अगर 1500 आ जाती है तो वही उसका आंसर होगा। देखिए अगर मैं 3 से यहाँ पे इसको काटता हूँ तो देखिए 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब ये लगभग 4500 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मतलब 1500 आना चाहिए, ये नहीं आंसर हो सकता। सेकंड में चेक करता हूँ 0.2%, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये 0.6% आएगा। फिर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 से ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। फिर उसके बाद मैं 3.3 को मैं यहाँ पे लेता हूँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.9% की वैल्यू है 13.50। तो मैं इसे 9 से काटता हूँ तो आपको पता है कि ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 15 टाइम चला जाएगा 135 में ये। ठीक है, और उसके बाद में ये आप इसको जो सोल्व करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। कैसे, ये 0.9% है, तो यहाँ पे 1% बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, और ये एक जीरो और हटा दीजिए तो ये 9% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे कितना है, ये आपके पास में 2 जीरो पॉइंट हटाने के लिए, तो 2 जीरो इधर कट जाएगा, ये एक जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 इंटू ये एक जीरो इधर मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था और ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने मैथ्स को भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि जो आपकी जो टाइम लाइन है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST आप जो जानते हैं वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा महाराष्ट्र, ये इससे नहीं गुजरती। जैसे आपको पता है कि यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से ये गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 82.5 डिग्री ये होता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों से कौन सा भारत की प्रमाणित मध्यमान रेखा है। ठीक है, मध्यमान रेखा यानी कि आपका जो अभी मैंने टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो था वो कौन सा है, तो 82.5 डिग्री मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा 82, 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट, ये ईस्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। कई जगह पे ये वेस्ट भी दे देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम वैल्यू के साथ में अगर ईस्ट हो तभी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास में देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जो जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके पास मेहरगढ़ हो जाएगा। शायद ही क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका आंसर सी ऑप्शन नहीं है। गुफाओं की शैली के लिए भीमबेटका, क्योंकि वहाँ पे चित्र शैलियाँ बनी हुई हैं, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कि समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, देखिए, समानता का अधिकार आप सभी को पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। तो 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल आएंगे वो सारे समानता के अधिकार में आएंगे, तो 14, 15 और 16 ये आ जाएंगे, ये 13 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस कोड से आपको करना था, इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आप सभी को पता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भोजन प्राय किस में पचता है, तो सबसे ज़्यादा भोजन जो पचन होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने इस सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। तो ये इसका प्रैक्टिस सेट 9 था और 10 नंबर प्रैक्टिस सेट भी जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसको आप पहले अटेंड कर सकते हैं, ऐप में भी ये अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो ऐप, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा पहले के कुछ मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तो जाने का वक्त हो गया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पर्सनली बात कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।